हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को फुल एक ही वीडियो के अंदर। हम पूरी चैप्टर की थ्योरी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर हम पढ़ना चाहते हैं डबल नेचर। डबल नेचर किसका? दोनों का ही। कि जो मैटर होता है वो मैटर तो है, मींस पार्टिकल तो है, बट उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। मींस मैटर का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही होते हैं। इसी तरह जो रेडिएशंस है, ये हमारे लिए नया है कि जो रेडिएशंस है वो हमारे लिए रेडिएशंस तो है, मींस वेव नेचर तो है, साथ ही उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, फोटोन है। ठीक है, मींस इनका ये नेचर और रेडिएशन का वेव नेचर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमें पता है सभी को। उसके बाद नया क्या? मैटर वेव की तरह काम करता और रेडिएशन पार्टिकल की तरह काम करती। ये पॉइंट इसके अंदर नया हम पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, इसमें क्या बता रखा है कि वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, मींस कोई भी मेटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने बोला वर्क फंक्शन। कि जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन ने जिस भी मेटल के अंदर ये है उसके साथ अपनी बॉन्ड को ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बिना एनर्जी के क्यों नहीं बाहर निकलता? रूम टेम्परेचर पे भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। जब हम रूम टेम्परेचर देंगे तो हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है? केवीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो इतनी एनर्जी उसके पास होती है, मे बी कि रूम टेम्परेचर अगर इनफ है इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, मींस इसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो अगर इतनी एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकल सकता है मेटल से बाहर। लेकिन अब मेटल से बाहर तो निकल गया, अब उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल से दूर भाग सके, मींस वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास इसे दूर जाने के लिए एनर्जी है नहीं, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापिस से पकड़ के अपनी जगह पे ले आएगा और ये वापिस से मेटल के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से या फिर सिंपल फाई से, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जो किसके इक्वल होगा? एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू नॉट है, ठीक है, न्यू नॉट किसके इक्वल होगा? न्यू नॉट होगा मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसको हम न्यू नॉट को बोलते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब एक क्राइटेरिया पुट कर दिया फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकता है। किसकी फ्रीक्वेंसी? जो एनर्जी फॉल करवा रहे, जो फोटोन वाली एनर्जी फॉल करवा रहे, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि उसकी एनर्जी इससे ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। ठीक है, अब उसके बाद है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो एनर्जी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मिनिमम होगी, और उसके अपोजिट वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ टू eject an electron from metal surface। ठीक है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ।
उसके बाद यहां से 2 पॉइंट हो रहे सीजियम और प्लेटिनम। सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा मिनिमम होता है, जो कहीं पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है और कहीं पे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मीन्स अप्रोक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इनका वर्क फंक्शन होता है। प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मीन्स सीजियम की मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होगी और प्लेटिनम के अंदर से 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होगी। तो ये था हमारा वर्क फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर हम किस किस वे से निकाल सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन एमिशन हमारे पास 4 टाइप से होता है। मींस सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मेटल की सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कैसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये सिंपली एक मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। फर्स्ट तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स इसके अंदर हम लाइट फॉल करवाएंगे, लाइट फॉल करवाएंगे। जब इस पे लाइट फॉल होगी मीन्स फोटॉन्स फॉल होंगे। जो फोटो मीन्स फोटॉन्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। लाइट फॉल करवाई और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो उसकी वजह से जो एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उन इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया हमने फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड है थर्माइनिक एमिशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेटल को हीट कर देंगे। हमने क्या किया, मेटल को हीट कर दिया। जब मेटल को हीट किया मीन्स उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। थर्म मीन हीट करके, थर्माइनिक मीन्स थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट करके, मेटल को हीट प्रोवाइड कर दो। चाहे वो उसको हीट प्रोवाइड करो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा दो, उसको हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन। फिर है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है, फील्ड मींस यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जब हम एक सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। फील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखो, ये हमने एक सर्किट ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मींस इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मींस इधर नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मींस उस मेटल को किसी भी बैटरी की हेल्प से फील्ड प्रोवाइड कर दो। जरूरी नहीं इस मेथड से, वैसे समझाने के लिए है। पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है अप्रोक्स 10⁻⁸ वोल्ट पर मीटर होती है। लगभग इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस कोल्ड फील्ड एमिशन को हम बोलते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन। कोल्ड कैथोड एमिशन। कोल्ड कैथोड एमिशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कोल्ड कैथोड है इसका मतलब होता है कि जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो मेटल है वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती, कोल्ड होती है कंपैरेटिवली। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से भी गर्म होगी, थर्माइनिक एमिशन से भी गर्म होगी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया तो वो मेटल ठंडी रहती है, इनके कंपैरिजन में इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है, इसलिए हम इसको कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा कि ये जो मेटल हमने ली थी इसके ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन फॉल करवा दिए, इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत हाई स्पीड से आ रहे होंगे। हाई स्पीड से आ रहे मतलब इनके पास बहुत अच्छी खासी हाई एनर्जी है। जब इतनी हाई एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे वो कंचे वाला गेम खेला हुआ है ना बचपन में हमने, वो जो ग्लास की छोटी छोटी बॉल्स होती थी वो हम फिंगर के साथ ऐसे करके और वो बॉल मूव करवाते थे। ठीक है, कुछ ऐसा ये लगा लो कि एक बॉल रखी है, दूसरी बॉल से उस बॉल को टक करके मारना है और वो दूर चली जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन आएगा इसके साथ कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा।
तो सेकेंडरी एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो कोलिजन होता है उनको, वो कौन सा कोलिजन है, जरूरी नहीं इसमें, सारों में ही इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन की 4 टाइप्स थी। नेक्स्ट टॉपिक तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। जो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसको समझने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली। तो इसको देखो, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन सर ने दी थी किसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। किसकी हेल्प से दी, जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इन्होंने अपना जो इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया था। अब जो क्वांटम थ्योरी है प्लैंक्स की, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है कि जो लाइट होती है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के अंदर पार्टिकल्स होंगे जिसको हमने क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी या फिर हमने नाम दिया है फोटोन, या फिर हमने नाम दिया है उसको फोटोन। की लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल क्या है, फोटोन। फोटोन्स मीन पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये एक मेटल हो गई जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इस मेटल के ऊपर जो एनर्जी फोल्ड होगी, ठीक है, ई होगी वो, और जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं वो कितनी एनर्जी से होते हैं, इसके वर्क फंक्शन से होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट फॉल होगी टोटल एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी, total incident energy is converted into first work function को ओवरकम करने में यूज होगी। इट इज यूज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। और दूसरा प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कन्वर्टेड की बजाय कंज्यूम्ड लिख सकते हो, कंज्यूम्ड इनटू वर्क फंक्शन के ओवरकम करने में और उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। मींस इक्वेशन क्या बनी, देखो, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। और हम मान के चलते कि जब इलेक्ट्रॉन, अब जरूरी तो है नहीं कि मे भी वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा हो कि ये बहुत सारी लेयर्स दिख रही है, जरूरी नहीं ऊपर वाली लेयर से ही इलेक्ट्रॉन निकले, इन नीचे वाली लेयर्स से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि नीचे वाली लेयर से बाहर निकलने तक वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी कोलिजन नहीं करता, कोई कोलिजन नहीं होगा, तो नो कोलिजन। तो यहाँ पे वेस्ट एनर्जी कितनी हो गई, 0। वेस्ट एनर्जी कितनी हो गई, 0। इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। यहां से एनर्जी होगी h न्यू जो ऊपर से फॉल हो रही है, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और v भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये हमारे पास आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू नॉट माइनस h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, टोटल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी उसके वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी में। हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली, किसके इक्वल होगी, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब इसको हम न्यू को hc बाई लैम्डा नॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से hc को कॉमन ले लोगे तो अंदर बच गया 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, कर लोगे कोई भी इक्वेशन, यहां से hc की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, इतनी hc की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, वरना तो प्लैंक्स कांस्टेंट की पुट करो, c की पुट करो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होंगे।
लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन मींस जब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे। वो कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। यहाँ पे देखो जो ये इंटेंसिटी वर्ड है, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट एरिया में यूनिट टाइम के अंदर कितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जितने फोटॉन फॉल होंगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जरूरी नहीं है 10 फोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, मे बी 10 फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, ठीक है। तो वो कोई जरूरी नहीं, बट आइडियली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने फोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आइडियली है ये। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे फर्क पड़ेगा। तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस, ठीक है। और उनकी फ्रीक्वेंसी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है नो इलेक्ट्रॉन एमिट। अगर जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। मींस अगर एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन के है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? सीजियम में चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी है जो फॉलिंग एनर्जी है मान लो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई भी एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि कम एनर्जी से हो। 1% ये भी पॉसिबल है कि एनर्जी यहाँ पे 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो फिर भी ना हो, बट वो एक आइडियल मतलब एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो हम नहीं देखेंगे। हम यही वाला केस देखेंगे कि अगर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है नो नॉट के तो इलेक्ट्रॉन एमिट भी होगा प्लस उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर ऐसा हुआ कि जो मेटल पे एनर्जी फॉल हो रही है, एनर्जी फॉल हुई, वो एनर्जी ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन से, एनर्जी ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन से, तो क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एनर्जी फॉल हुई, वर्क फंक्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भाग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फोर्थ और लास्ट लॉ है हमारा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन के थ्रू हो रहा है, तो वो कैसी प्रोसेस होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस नो टाइम लैग के साथ, नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होगा। बहुत जल्दी 10⁻8 to 10⁻⁻9 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एनर्जी फॉल हुई, फटाफट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये थे हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला देखो एनर्जी का, अब अगर एक फोटोन है तो एनर्जी h न्यू, अगर हमारे पास टोटल n फोटोन है तो एनर्जी कितनी हो गई? nh न्यू हो गई। टाइम t, एरिया a। अब n बाई t नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू स्मॉल n। स्मॉल n किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ फोटोन डिवाइड बाई टाइम पीरियड के, कितने टाइम पीरियड के अंदर वो फॉल हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह यहाँ पे मैं स्मॉल n h न्यू बाई a पुट कर सकती हूँ। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया nh न्यू बाई a, सिंपल। अगर मैं यहां से पावर का फॉर्मूला देखो, पावर किसके इक्वल होती है? एनर्जी डिवाइड बाई टाइम,
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, एनर्जी वही NH न्यू डिवाइड बाई टाइम, तो इसको NH न्यू कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में ये पावर डिवाइड बाई एरिया भी तो आ गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, पावर डिवाइड बाई एरिया। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, पावर डिवाइड बाई एरिया। क्लियर हो गया, इजी है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं निकालना हमने, इंटेंसिटी का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोर्स exerted by photons। एक सरफेस हमने लिया, इस सरफेस पे एक फोटोन हमने फॉल करवाया, जैसे ही फोटोन फॉल होगा उसका कोई मोमेंटम होगा P1। अब ये सरफेस जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मींस इसने फोटोन को वापिस से रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ये डायग्राम गलत होगा क्योंकि इसमें तो ये एंगल बना रहा है। ठीक है, सिंपली हम बोलेंगे कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल केस लूँ तो ये फोटोन हमने फॉल करवाया P1 और सेम इसी डायरेक्शन में वापिस आ गया P2 जो कि होगा नेगेटिव। अब मोमेंटम सेम रहेगा क्योंकि सेम ही फोटोन है और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, इसने कोई एनर्जी वगैरह कुछ अब्सॉर्ब नहीं किया तो सेम आ गया। तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना है, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -P मीन्स -2P। ठीक है, समझ आया। एक फोटोन गिर रहा था जिसका मोमेंटम था P, वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई तो -P, क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए -P हो गया। इन दोनों का चेंज -P फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, -2P। ये तो मोमेंटम में चेंज आ गया, मोमेंटम चेंज ऑफ फोटोन। अगर मैं बात करूं मोमेंटम चेंज ऑफ सरफेस का क्या होगा, 2P हो जाएगा, इस नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो 2P हो जाएगा। ठीक है, सरफेस का मोमेंटम का चेंज। लेकिन हमें तो फोर्स निकालना था, ये मोमेंटम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dP/dt। ठीक है, मोमेंटम कितना है 2P, टाइम हमने ले लिया T। मोमेंटम कितना होता है, अभी तो हमने पढ़ा था h/λ डी ब्रो की थ्योरी के अकॉर्डिंग कितना होगा, h डिवाइड बाई लैम्डा, तो कितना आ गया 2h डिवाइड बाई t लैम्डा। कुछ नहीं करना है, इधर ही छोड़ दो। अब इसमें फिर हम क्या निकाल देंगे, पावर फिर से NH न्यू, इधर निकाली थी हमने NH न्यू। ठीक है, न्यू की जगह हम c/λ ले लें, c/λ क्यों किया है, हम पावर को बीच में क्यों डाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। यहां से देखो, ये जो मोमेंटम का चेंज आता है ना, ये मैंने सारा एक्सप्लेनेशन एक फोटोन को मान के किया है। अगर यहाँ पे हम बोल दे कि नंबर ऑफ फोटोन्स n है, नंबर ऑफ फोटोन n है, एक फोटोन है तो इतना मोमेंटम, अगर n फोटोन है तो मोमेंटम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई n। तो यहां से फिर वही n डिवाइड बाई टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल n h/λ। सिंपल। तो ये देखो NH बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ से NH/λ इज इक्वल टू पावर बाई C, बोल दू पावर बाई C, तो 2P/C किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की। तो एक फोटोन, अब जैसे देखो मैंने इसको थप्पड़ मारा बोर्ड को ऐसे मैं पुश कर रही हूँ, मतलब फोर्स लगा रही हूँ, तो मैंने जो फोर्स लगाया वो कुछ न्यूटन में फोर्स होगा। अगर एक फोटोन जो फोर्स लगा रहा है सरफेस के ऊपर, वो कितना फोर्स है, 2 पावर डिवाइड बाई C, कितना है 2 पावर डिवाइड बाई C। और अगर इधर से देखो, पहले इंटेंसिटी की फॉर्म में भी बताऊंगी, अभी सिंपल देखो, अगर मैं इधर से प्रेशर निकालने लग जाऊं तो प्रेशर को P डैश से दिखा दो, फोर्स बाई एरिया, तो पुट कर दो 2P/CA, ये आ गया प्रेशर डिवाइड में एरिया ही तो करना है,
तो अब देखो P बाई ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटेंसिटी। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया, P बाई ए इंटेंसिटी I बाई सी, 2I बाई सी। P डैश किसके इक्वल आ गया, 2I बाई सी। इतना ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, सिंपल। इंटेंसिटी हमने देख ली, पावर बाई एरिया, पावर हमने देख ली, NH न्यू हो गया, तो I इज इक्वल टू P बाई ए था, हो गया। स्मॉल n किसके इक्वल होगा, कैपिटल N डिवाइड बाई T, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फोटोन डिवाइड बाई टाइम पीरियड, हो गया। ये तो कब है, जब फोटोन डायरेक्ट फॉल हो रहा था। अगर फोटोन ऐसे फॉल हो रहा है एक एंगल थीटा पे और फिर रिफ्लेक्ट भी होगा एक एंगल थीटा पे, तो इसका मोमेंटम p है, ठीक है, इसका मोमेंटम होगा माइनस p। अब ये p थीटा एंगल पे, तो इस तरफ मोमेंटम होगा इसका p कोस थीटा और ऊपर की तरफ होगा p साइन थीटा। सेम इसका भी p कोस थीटा और इसका कितना होगा p साइन थीटा। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं। ये मोमेंटम वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, तो टोटल मोमेंटम कितना बना, 2p कोस थीटा। तो जहां पे हमारे पास 2p था, सिंपली हमारे पास तो 2p था ना, इसके साथ आ गया कोस थीटा, मतलब थीटा ले रहे हो या फाई ले रहे हो, जो भी एंगल ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं तो फोर्स कितना आ जाएगा, 2p कोस थीटा डिवाइड बाई सी। अगर मैं प्रेशर देखूं तो 2I कोस थीटा डिवाइड बाई सी। जहां जहां पे P है वहां पे कोस थीटा साथ में लगा दो, हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी देख ली, फोर्स देख लिया, रेडिएशन, प्रेशर हमने देख लिया, हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन सा अपरेटस यूज किया गया था वो अपरेटस देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लास ट्यूब ले लिए, ये बीच में एक विंडो लगा दी है, जैसे घर के अंदर विंडो होती है ना, ऐसे ही ट्यूब के अंदर विंडो लगा दी। यहाँ पे एमीटर है, ये वाली प्लेट किसके लिए है, एमीटर के लिए। एमिटर क्यों, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है। तो यहाँ पे हमने वो मेटल लिए जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते, चाहे वो सीजियम हो गई या फिर प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जहां से भी हम चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये वो वाली मेटल है, ठीक है, एमिटर। ये हो गया हमारे पास कोलेक्टर, कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए। बट निकालेगा कौन, यहाँ से ये जो विंडो है ना, क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो। ये क्वार्ट्ज विंडो क्यों ली है, यहाँ से लाइट फॉल करवा दी, लाइट फॉल करवाई है मीन्स फोटॉन्स फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज ही क्यों लिया है, क्योंकि क्वार्ट्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ को अपने अंदर से पास होने देगा, बाकी को वो ब्लॉक कर देगा। हमें जिस भी वेवलेंथ से हमें ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, ये क्वार्ट्ज विंडो हम उसी तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे और एक ही वेवलेंथ इसके ऊपर फॉल होगी, ठीक है। अब उसके बाद सर्किट कंप्लीट करो। देखो इजी सा सर्किट है, याद रखना भी इजी है, सिंपल। यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा दो, माइक्रो मीन्स बहुत स्मॉल करंट को भी मेजर कर ले जो, ठीक है। माइक्रो एमीटर हमने सर्किट में लगा दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद यहां से देख लो कि यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, सिंपल, ठीक है। इतना देखो, यहां से हमने वोल्ट मीटर लगाया, इसका एक पोर्शन इधर लगा दिया। जरूरी नहीं है इधर लगाना, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको इस तरीके से यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं रखा हमने, इसका रीजन आएगा, चलो बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और इधर नीचे एक और सर्किट बना लो जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने और एक बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनको नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो, ये हो गई की जिसको हमने पहले ही क्लोज कर दिया है, और यहां से हमने लगा दिया, ये क्या बन गया, अगर मैं इधर ये एरो लगा रही हूं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रियोस्टेट बन गया। रियोस्टेट लैब के अंदर सभी ने देखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसके रेजिस्टेंस को
अरेंज करते रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर देंगे तो मीन्स यहाँ पे हम एमीटर की प्लेट के ऊपर वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा। हमें एमीटर की प्लेट पे कौन सा पोटेंशियल चाहिए, स्टार्टिंग में हमें चाहिए नेगेटिव, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे हमें चाहिए पॉजिटिव, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो। सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम था। ठीक है, हो गया, स्टार्ट करें। समझ में आ गया, यहाँ से लाइट फॉल होगी, लाइट फॉल होगी जब मेटल के ऊपर वहां से जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे, इलास्टिक कोलिजन होगा, और जैसे ही इलास्टिक कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब देखो कुछ जब तक अगर मैं बाई चांस ऐसे की को हमने ओपन रखा हुआ है, जब कोई पोटेंशियल ही नहीं देंगे तो यहाँ से सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल तक, कलेक्टर तक। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो, अगर मैं ऐसे बोल दूं ये हमारे पास मेटल है, मेटल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की लेयर है, एक ही एटम की लेयर है, वो उसके नीचे और भी वो लेटिस से मिलके बनी होगी ना, एक एटम की लेयर दूसरे एटम की लेयर, तो मे बी जो फोटोन फॉल हुए ऊपर वाली लेयर के इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दे, तो उन्होंने ना तो कोलिजन किया तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए जीरो पोटेंशियल पे भी एक या दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं समझने के लिए कि पॉजिटिव पोटेंशियल तक मींस कलेक्टर तक चला गया, फिर भी करंट मिल गया की को ओपन रखने के बाद भी। ठीक है, अब हमने की को क्लोज करके देखना है, क्लोज करके हमें स्टडी करना है। तो उससे पहले दो पॉइंट समझो ध्यान से। एक तो हमारे पास है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिटेल में पूरे यूनिट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ पे हम वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। अगर मैं बोल दूं कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे। सिंपल सा यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर ज्यादा इंटेंसिटी हुई ज्यादा फोटोन निकले, ज्यादा फोटोन निकले का मतलब क्या होगा, जितने ज्यादा फोटोन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो भी ज्यादा होगा, और इसकी वजह से करंट भी ज्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, बट इनकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये एक्सपेरिमेंट समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ध्यान से समझो, इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटोन बढ़ते, फोटोन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा मोशन में आने से करंट बनेगा। ठीक है, सिंपल करंट बन गया। बट अगर हम बोले कि हमने इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दी, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, तो लगभग नहीं, ना के बराबर। अगर माइनर सा फर्क पड़ा भी, वैसे तो हम बोलते कि बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट मे भी थोड़ा बहुत हम फर्क बोल सकते हैं, बट नहीं पड़ता इतना ज्यादा कि इंटेंसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इंटेंसिटी चाहे कितनी बढ़ती रहे, काइनेटिक एनर्जी बोली कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितनी बढ़ जाए मेरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। कैसे याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो v है ना, v, इसको हम लगभग न्यू के जैसा नहीं लग रहा है, v और न्यू लगभग एक जैसे लग रही है, तो हम इनको ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है v पे डिपेंड कर रही है, मींस न्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी को हमें इंक्रीज करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल, अगर ये चीज क्लियर है
तो ही एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। अब इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट, बोला था ना हमने करंट बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ता है, सैचुरेशन करंट पे। सैचुरेशन करंट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की और सैचुरेशन करंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये उल्टे होते हैं। इसकी वजह से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो सैचुरेशन करंट बोल रहा है मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं कांस्टेंट रहूंगा। ठीक है, और अगर सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बोल रही है मैं नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, तो इन दोनों का अपोजिट रिलेशन है। इंटेंसिटी के बढ़ने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? इसको देखो, हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ आता है हमारा, वो आता है, फर्स्ट ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक। तो एक बार हमने यहाँ पे ले ली ये ग्रीन लाइट ले ली, फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हमने ब्लू ले ली, और फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की इंडिगो ले लो या फिर वॉयलेट ले लो। एक बार हमने वॉयलेट लाइट ले ली। ठीक है, बट इनकी इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी को एक तरह से ऐसे समझ लो कि हम अगर 50 वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं, तो 50 का वाट का ये है, 50 वाट का ये है, और 50 वाट का ही ये है। ठीक है, एक वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, आई नो कि ये पावर की यूनिट होती है वाट, बट वैसे समझाने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमने इंटेंसिटी सेम रखी हुई है, बट इनके फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब एक तरह से लाइट ही चेंज हो रही है। इसके अंदर लाइट सेम थी। एक बार अगर हमने ब्लू लाइट को चूज कर लिया था ऊपर वाले के अंदर, तो ब्लू लाइट ही थी, एक बार 0 वाट की, एक बार 50 वाट की, एक बार 100 वाट की। ठीक है, तो एक ही लाइट को मैं हायर इंटेंसिटी के फॉर्म में यूज कर रही थी। यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है, अगर 50 वाट चूज कर ली तो 50 वाट ही है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, वाट वगैरह नहीं है। इंटेंसिटी के बारे में अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। देखो, तो अब देखो, अब हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी होती रहे, सबका सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम होगा। अब जब मैं न्यू2 न्यू3 के लिए करूंगी, तो ये जो ग्राफ है ये लगभग तीनों के लिए ही सेम आने वाला है। यही न्यू2 के लिए है, यही न्यू3 के लिए है, बट इसके बाद ये ग्राफ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक के लिए इधर से आएगा, एक के लिए इधर से आएगा, न्यू2 के लिए, और ये हो जाएगा न्यू3 के लिए, ये न्यू2 के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, 0 वोल्ट का मतलब यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर अब सिंपली ये हमने वापिस से की को पहले की तरह लगा दी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे, न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे कम फ्रीक्वेंसी थी, तो कम इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए उधर 0 पोटेंशियल पे भी, तो न्यू2 जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की। अब 2 की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो की को ओपन करने के बावजूद भी करंट या कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ा दो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई थोड़ी ही और, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई। तो अब 4 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो की को ओपन करने पर भी या 0 पोटेंशियल पर भी करंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, न्यू1 से बड़ी है न्यू2, न्यू2 से बड़ी है न्यू3, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो यहां से देखो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अब की बार इनको रोकने के लिए हमने ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होता है, सैचुरेशन करंट सेम होता है। जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो सैचुरेशन करंट अलग अलग होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है।
ये दो ग्राफ थे। अगर बहुत अच्छे से डिटेल में समझनी है इनकी थ्योरी के नोट्स के साथ, जो अलग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखो। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अभी हमने देखा था, सबसे पहले इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही था हमारे पास। अब जो ग्राफ है वो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नॉट रख दो, तो क्या आ जाएगा एच न्यू माइनस फाइव नॉट। अब हमें सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, ये ई हमें नहीं चाहिए, तो हटा दो एच न्यू बाई ई माइनस बाई ई। न्यू को इसके नीचे लेके जाओगे, सॉरी ई को इसके नीचे लेके जाओगे तो ये अलग अलग ई इनके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वी नॉट। अब यहां से देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं लग रही है, एम एक्स प्लस सी। कंपेयर कर दो, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। तो एक तो यहां से जो एम है मींस स्लोप है वो किसके इक्वल आ गई, एच बाई ई। और जो इंटरसेप्ट है सी, वो किसके इक्वल आया, माइनस फाइव नॉट बाई ई। क्लियर है। तो अब देखो ग्राफ कहां से शुरू होगा, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली तो है, बट साथ में वर्क फंक्शन भी तो है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे ही इन लाइट को हमने फॉल करवा उसी टाइम इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्ट्रेट जाएगी लाइन। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। बट जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ओवरकम नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये ग्राफ इधर से शुरू होता है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। जब इसको पीछे लेके आओगे तो ये यहाँ पे मिल गया। इसको थोड़ा सा, सारे ग्राफ गलत कर रहे हो, हाँ ये देखो इधर मिला दो। ठीक है, अब ये वाली चीज थीटा मींस इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप किसके इक्वल होगी, यहां से देखो एम एच बाई ई के इक्वल। और ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई। ठीक है, कर दोगे, हो गया ग्राफ। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है तो ये डायरेक्ट सिर्फ इतना ही नहीं आ गया, ये रहा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये हो गई, स्लोप हो गई एच और इंटरसेप्ट हो गया माइनस फाइव नॉट। तो वही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इंक्रीज होगा और जिसकी स्लोप आएगी थीटा, स्लोप आएगी वो होगी एच और ये होगा माइनस फाइव नॉट। ई को गायब कर दो बस। तो दो ग्राफ हो गए हमारे ये काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये ग्राफ शुरू होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जो ये ग्राफ हो गया कांस्टेंट, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक तरह से सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया, सिंपल सा। अब इनके बीच में कोई खासा रिलेशन है नहीं कि इंटेंसिटी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वही कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ाते रहो, इंटेंसिटी के बढ़ने से तो करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब टाइम के साथ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, 10⁻8 या 10⁻⁻9 सेकंड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते। एक तरह से ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जैसे ही मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन, फोटोन फॉल हो रहे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे, फोटोन फॉल हुए साथ में इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। मतलब ऐसे हो रहा है,
फोटोन फॉल, इलेक्ट्रॉन निकल गई। ऐसा नहीं कि फोटोन फॉल हुए, जाएंगे, स्प्रेड हो गए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, नहीं, फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन साथ में ही बाहर। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो इतने कम टाइम पीरियड के अंदर हो जाती है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। कि वेव थ्योरी यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्यों फेल हो गई थी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, FLURE, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखो, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी के अंदर हम सिंपल से कॉन्सेप्ट देखते हैं कि देखो, जो वेव थ्योरी है ना, सबसे पहले ये बोल रही थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इंटेंसिटी के। बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के। कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे, हमें पता है कि इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। बट वेव थ्योरी क्या बोल रही है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वेव थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई थी, उसका ये वाला पॉइंट क्या था, गलत था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, उसने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बट सुफिशिएंट इंटेंसिटी है, बट सुफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। ये तो गलत है, क्योंकि हमने देखा कि जब तक जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली वेव थ्योरी का ये पॉइंट भी गलत हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेव थ्योरी बोल रहे हो बस इंटेंसिटी को थोड़ी ज्यादा कर दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि थर्ड पॉइंट हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स सम टाइम। मतलब वेव थ्योरी बोल रही है कि एक मेटल की प्लेट जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, उस पे फोटोन फॉल हुए, लाइट फॉल हुई, लाइट अच्छे से स्प्रेड होगी, आराम से सारे इलेक्ट्रॉन के पास इक्वली जाएगी। जैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना बच्चों के पास, सारे बच्चों के पास पेपर जाता है, आंसर शीट वगैरह सब गई, फिर बेल बजेगी, उनको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, फिर सॉल्व हो गए। तो वेव थ्योरी बोल रही है ऐसे धीमा प्रोसेस है, बट एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन उस जैसे गिरा उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन निकल लिए। तो ये तो एकदम से प्रोसेस हो रही है बिना किसी टाइम लैग के। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी एक्सपेरिमेंटली गलत प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। मींस वेव थ्योरी का मतलब है कि यहाँ पे फोटोन को एक पार्टिकल की तरह नहीं, अगर हम वेव की तरह माने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो उसका रीजन ये है। ये कब है, अगर हम बोल दें कि जो फोटोन है वो वेव है, फोटोन को वेव मान के जो थ्योरी दी गई थी वो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि कंप्लीटली अपोजिट है, गलत है। इसलिए ये क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डी ब्रोगी डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। अब जो डी ब्रोगी सर है उन्होंने ये अपनी एक हाइपोथेसिस दी और उन्होंने क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर ये फॉर एग्जांपल मार्कर ही मान के चलते, वैसे तो ये थोड़ा लार्ज साइज का पार्टिकल है बट फिर भी
समझने के लिए मान लेते कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल अगर मूव करेगा तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ होगी h डिवाइड बाई p। p क्या है? मोमेंटम। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और जो वेव एसोसिएटेड होती है उसका नाम हो गया डी ब्रोगी वेव। ठीक है, मैटर वेव, पार्टिकल वेव। क्लियर? अब ये वेवलेंथ आई कहां से, इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो, जो डी ब्रोगी सर है उन्होंने कहा कि पार्टिकल मोशन में है, तो अगर वो पार्टिकल ये फोटोन मान के चल रहे तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगी? अगर तो हम बात करें प्लैंक्स की, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर हम आइंस्टीन की बात करें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सर, तो एनर्जी होगी mc² होगी। बट है तो दोनों फोटोन की एनर्जी ना, तो इसका मतलब दोनों एनर्जी सेम होगी। जो प्लैंक्स है उन्होंने एनर्जी निकाली इस फॉर्मूले से, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 जूल आ गई, आइंस्टीन ने निकाली mc² से, तो उसकी वैल्यू भी तो 10 जूल ही होगी। एक ही फोटोन है, वही फोटोन है, तो इसका मतलब ये दोनों एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग बोथ क्या निकला हमारे पास? एच न्यू इज इक्वल टू mc²। यहां से एच न्यू की जगह c बाई लैम्डा, c² को नीचे लिया और ये आ गया m, कैंसल, तो m किसके इक्वल आ गया? h डिवाइड बाई लैम्डा c। अब हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। ठीक है, अभी हम मोमेंटम निकाले, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो कि किसके इक्वल होगा? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू इधर से हमने देख ली है h बाई लैम्डा c, और वेलोसिटी अभी तो हमने बोला फोटोन है उसकी वेलोसिटी c होगी, c से c कैंसिल, तो मोमेंटम आ गया h बाई लैम्डा और वेवलेंथ आ गई h बाई p। तो ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ किसकी? कोई भी मटेरियल पार्टिकल, वैसे यहाँ पे हमने फोटोन मानना है, बट फोटोन अगर हम ना भी ले, कोई और भी पार्टिकल ले, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? h डिवाइड बाई p के इक्वल होगी। और p किसके इक्वल होगा? मास इनटू वेलोसिटी। अगर स्पीड ऑफ लाइट c नहीं है तो v, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है v की स्पीड से, तो वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? h डिवाइड बाई m v। ठीक है, यहां से जो वेवलेंथ आई है h डिवाइड बाई एम वी। यहां से देखो, अगर वेलोसिटी 0 है तो वेवलेंथ होगी इनफाइनाइट, और अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट है तो वेवलेंथ हो गई 0। ठीक है, वेवलेंथ हो गई 0। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो वेवलेंथ इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा। दोनों केस के अंदर उसका कोई वेव नेचर नहीं होगा। जो वेलोसिटी है वो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू बिल्कुल ही 0 है, अगर मार्कर की कोई वेलोसिटी नहीं है, इधर रेस्ट में, तो ये क्या वेव की तरह बिहेव करेगा? ये तो पार्टिकल बन गया। तो अगर इसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 है तो दैट मीन्स ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसकी स्पीड इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट स्पीड मीन्स उसकी वेवलेंथ 0 हो गई, तो उस टाइम पे भी हम बोलेंगे कि वो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उसके साथ कोई वेव नेचर नहीं होगा, वो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डी ब्रोगी ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम देखेंगे कि जो डी ब्रोगी वेवलेंथ हमने निकाली थी उसका टेम्परेचर का डी ब्रोगी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, एग्जाम में इसको डिराइव करना आ सकता है कि रिलेशन बताओ, और न्यूमेरिकल तो इस पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका रिलेशन हम देखते हैं टेम्परेचर के साथ। अभी हमने देखा लैम्डा किसके इक्वल था? h डिवाइड बाई p के इक्वल था। p मतलब कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमें बताया कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक
थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर +1 क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने क्या देखा था कि जितनी भी एनर्जी होती है, एक मॉलिक्यूल को अगर हमें एनर्जी देनी है तो वो एनर्जी उसके जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फॉर एग्जाम्पल हम इन जनरल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो किसके इक्वल होगी 3/2 kBT। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो काइनेटिक एनर्जी थी 12mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT थी। हमें तो mv की वैल्यू चाहिए, ना कि 12mv² की, तो 2 से 2 कैंसिल, mv² इज इक्वल टू आ गया 3 kBT। अब m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड, तो यहां से mv का स्क्वायर बोल दूं, m को उस साइड ले जाओ, 3m kBT, स्क्वायर को हटा दूं तो उस तरफ जाके बन गया अंडर रूट, सिंपल। ठीक है, mv की इतनी वैल्यू आ गई, पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई mv की जगह आ जाएगा √3m kBT। ठीक है, पेपर में इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, तुम्हें t की वैल्यू दे देगा, बाकी सारा डाटा हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास जो भी पार्टिकल देगा उसका मास हम लिख देंगे। अगर कोई क्रैमिंग कर सकता है तो इनकी सॉल्ड वैल्यू मैं ये इधर लगा रही हूँ, यहाँ से अपना देख के लर्न भी कर सकता है। ठीक है, सभी पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट रिलेशन है इसका वेवलेंथ का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। अब हमें पता है, देखो सिंपल है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0, सिंपल, EV0 के इक्वल थी। तो सबसे पहले इसका रिलेशन देख लो, h डिवाइड बाई 12mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर लो, 2 को उस तरफ ले जाओ, mv² इज इक्वल टू 2E, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, तो कितना बन गया 2 ऑफ me, पूरे का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ mv चाहिए तो √2me, पुट कर दो √2me। अब हमें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एनर्जी की जगह वैल्यू पुट कर दो EV0, सिंपल। लैम्डा इज इक्वल टू दिस टर्म, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 12.27 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई √V0। ये इलेक्ट्रॉन के केस में है। जो भी पोटेंशियल दिया हो, जैसे अगर पोटेंशियल दे दो 49 वोल्ट, तो इधर 49 करके और उसका रूट कितना हो जाएगा 7, और 7 को और 12.27 को 7 से डिवाइड करके वेवलेंथ निकाल दो, कर लोगे ये टॉपिक। ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक और है, डिवीजन इन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसका लिंक में एक वीडियो दे दूंगी, उसको अच्छे से समझ लेना, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 शॉट वाली, तो अगर वो करना है तो वो वहां से कर लेना। ठीक है।